नमस्कार, मैं अभिनय शर्मा। आज बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का इतिहास की हम पहली इकाई से शुरुआत करेंगे। लेकिन इस इकाई के साथ ही यानी कि पहले ही टॉपिक के साथ हम इतिहास पढ़ने के अंदर एक नई रुचि को पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की। टॉपिक जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राचीन भारत का इतिहास, या भारत आप लिख लेना। स्लाइड बनाने में थोड़ी गलती हो सकती है। प्राचीन भारत के इतिहास का हमें परिचय पढ़ना है। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास को जानने के साधन क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास का पुनर्निर्माण, क्या मतलब कैसे हुआ है। जो हमारा प्राचीन भारत का है या आज का इतिहास जो हम पढ़ते हैं उसका पुनर्निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। आज खास ये रखा है कि मैंने स्लाइड पहले से नहीं बनाई है। ये स्लाइड पहले से इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि हम साथ साथ लिखते भी चलेंगे और उसका अध्ययन भी करते चलेंगे कि आखिरकार इस टॉपिक में कहा क्या गया है। इसके अलावा आपको बता दें, पूरी की पूरी हिस्ट्री के जो नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसको, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा एकदम से। शुरुआत हम करेंगे इतिहास के पुनर्निर्माण से। इतिहास के पुनर्निर्माण से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि इतिहास कोई ऐसी चीज थोड़ी है, कोई मशीनरी तो है नहीं जिसका पुनर्निर्माण कर दो, टूटा हुआ पड़ा है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन एक चीज, एक सोचने वाली बात है कि यार हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग कुछ अरब साल पहले बनी है, लगभग 4 अरब साल पहले। कितनी? 4 अरब साल। हर पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा और नोट्स पढ़ लेना, उसमें तो सारी की सारी चीजें, मैं जो इसमें कुछ वीडियो लेक्चर लंबा ना हो जाए इसके लिए कुछ छोड़ भी दूंगा, तो नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको, वो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो 4 अरब साल पहले पृथ्वी बनी है और लगभग कुछ लाख साल पहले मानव सभ्यता का विकास हुआ है। सीधी सी बात है, जैसा आज हम इतिहास पढ़ते हैं, हमेशा से हमारे पास इतिहास पढ़ने का कोई साधन नहीं था, ना ही लिखने का कोई साधन था। शुरुआत हमने पत्थरों से की, उसके बाद अग्नि आई, पत्थर रगड़ रगड़ के, उसके बाद पहिए आए, फिर हमने धीरे धीरे करके इतिहास लिखना शुरू किया। ऐसे आज हमारे पास इतिहास है। लेकिन जब लोगों के पास लिखने का कोई साधन नहीं था, जब हम विकास के क्रम में थी, तब का इतिहास हम कैसे जाने? ये जो प्रक्रिया है, पुराने यानी कि पाषाण काल के, पत्थर के समय तक के इतिहास को जानने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम बोलते हैं इतिहास का पुनर्निर्माण। और उस प्रक्रिया का संपन्न तभी हो सकता है जब हम कुछ साधनों को जुटा लेते हैं। तो इसी के ऊपर हम सारी की सारी चर्चा आज करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर भी हम सिर्फ भारत के प्राचीन इतिहास को देखेंगे। इतिहास के पिता को हेरोडोटस कहा जाता है। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस, इसको आप याद रखना। बहुत सारे हमारा जो इतिहास लिखने का क्रम शुरू हुआ है वो पश्चिम में हुआ, ऐसा मानते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है बिल्कुल। तो पश्चिम के जो इतिहासकार थे, जैसे इंग्लैंड के थे, अमेरिका के, ये सारे इतिहासकार थे, इनको ऐसा लगता था कि भारत के अंदर इतिहास को कोई वरीयता नहीं दी जाती है। लेकिन ये सच नहीं था। अल-बरूनी का भी एक खुद का स्टेटमेंट है। जो अल-बरूनी, आप जो विदेश से यात्रा करने आए थे, उनके बारे में, सबके बारे में चर्चा करेंगे। आगे कुछ यूनिट है, उनके बारे में हमें विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी। तो अल-बरूनी ने खुद इस बात को बोला है कि भारत के अंदर इतिहास में तिथियों को, क्रमों को और तिथि क्रम के अनुसार जो लोगों का जो अध्ययन है वहां पर बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हम अगर वास्तविकता देखें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम अपने खुद के इतिहास को उठाकर देखें तो जैन साहित्य में देखें आप, या बौद्ध साहित्य में देखें, तो वहां पर लोगों को क्रमवाइज उनके देखिए सारे के सारे तीर्थंकर लिखे हुए हैं। तो हम इस बात को बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत में जो प्राचीन इतिहास है हमारा, वो लिखने का क्रम बिल्कुल सही था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं गलत किया गया। उसके बारे में हम पूरी पूरी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल। अभी हम सारी की सारी चर्चा करेंगे ये है क्या, और एक इतिहास जिसको ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। 2 और 3। प्राग ऐतिहासिक काल के समय वो चीजें हैं जब हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे। हम इसको पाषाण काल भी बोल सकते हैं। पाषाण काल यानी कि पत्थरों का समय। उसमें मानव जाति अपनी शुरुआत करी थी। पहले कभी हम जानवर ही रहे होंगे, धीरे धीरे हमारा जो फिजिकल है वो चेंज हुआ, धीरे धीरे हम लिखना पढ़ना शुरू किए, वो तो सारी की सारी ग्रेजुअल चीजें आई हैं ना। तो पत्थर के समय को यानी कि पाषाण काल को ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जहां पर हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। आप यहां पर लिख लेना, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये पाषाण काल के बाद की बात है।
पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, इसको भी आप रख लेना ध्यान। एक पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। दिन का समय हो सकता है बाहर की कुछ आवाजें आ जाएं, बस उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपको। तो इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। अब आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हमें कुछ लिपियां मिलती हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं, कुछ लिपियां मिलती हैं लेकिन उनको हम समझ नहीं पाते, उनको समझना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो लिपियां बहुत कठिन है, बहुत जटिल हैं और उनके अपनी भाषा में लिखी हुई हैं, कुछ प्राकृत में है, कोई अलग लिपि में लिखी हुई है, जिनको इतिहासकार धीरे धीरे पढ़ करके अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिरकार इनमें लिखा क्या गया। और ये है इतिहास। इतिहास को हम कहां से देखते हैं? 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि ईस्वी पूर्व और ईस्वी क्या होता है। मैक्सिमम लोग जानते होंगे क्योंकि आपने इतिहास पढ़ा है मान लीजिए, या फिर आप इतिहास के स्टूडेंट रहे, लेकिन फिर भी हमारा बताने का कर्तव्य वो हम पूरा करेंगे। इतिहास को जानने की दो तरह की तिथियां होती हैं, एक ईस्वी पूर्व और एक ईस्वी। ईस्वी पूर्व वे तिथियां हैं जो ईसा मसीह के मृत्यु से पहले की, ध्यान रखना, ईसा मसीह के मृत्यु से पहले की जो तिथियां हैं उनको ईस्वी पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के मृत्यु के बाद की जो तिथियां हैं उनको ईस्वी कहा जाता है। तो आज की जो प्राचीन इतिहास है, इसके बारे में जो हमें प्राचीन इतिहास है, इसकी तिथि कितनी है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1206 तक है, जो हमें आप पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ये हमें पढ़ना भी है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी थी? 3000 ईस्वी पूर्व, यानी कि 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर हमें 1206 यानी कि दिल्ली सल्तनत तक हमें पढ़ना है, और सारी की सारी चीजें हम एकदम बेहतरी से देखते हुए चलेंगे। बशर्ते आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तभी हम आपको रियलिस्टिक कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है। हम कैमरे के सामने रहकर बोलते हैं क्या चीज़ रह गई है, क्या चीज़ और बताना था, हम खुद ही इस बात को अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं आपको सर क्या रह गया, आपको क्या पढ़ाना था। इसके अलावा हमने पहले ही बता दिया, नोट्स सारे के सारे, इसमें कुछ चीज़ रह जाएंगी जरूर, क्योंकि हमें जरूरी नहीं ध्यान रह जाए, बट वो नोट्स के अंदर सारे के सारे हम उसको दे देंगे PDF बनाकर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर जाके जरूर आप पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं वहाँ पर लगेगा। इस प्रकार जो हमारा एक टॉपिक था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, और उस टॉपिक को हमने देख लिया। कौन सा? इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन मतलब भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास का जो परिचय था वो मैंने बता दिया कि प्राचीन भारत का इतिहास क्या था। हमारे पास कुछ जानने के लिए साधन नहीं है, प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर हर चीज़ मौजूद नहीं है। हम उसको 2-3 भागों में बांटते हैं, खासकर 2 भागों में, जिसको हमने आपको बता दिया कैसे बांटना और कैसे जानते हैं हम। ये एक परिचय था। अब हमारा है प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास को जानने के साधन क्या है, यानी कि द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री है, उसके सोर्सेज क्या, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये साधन 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत है, अभी हम इनको भी चर्चा हम पूरा करेंगे। ये थोड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। एक तो पुरातात्विक स्रोत है, जो कि खुदाई वगैरह से, स्रोत ऐसे आपका लिखा होगा उसको आप लिख लेना। और एक और जो इंपोर्टेंट स्रोत है वो है, यानी कि जो हमारे विदेशी यात्री हैं, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत। तो हम लिखकर इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको भी थोड़ा, जब हम लिखकर बताएंगे और हम यहाँ पर लिख के लाएंगे तो हमारा समय बच जाएगा, आपका भी समय बच जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन अगर हम लिखकर बताएंगे तो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम के दौरान बेशक आपको सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा, और जब आप उठाकर उसको देखेंगे जरूर आपको याद आ जाएगा। इसलिए साहित्यिक स्रोत कॉमनली आप जानते हैं जो साहित्य से संबंधित हैं। हमारे पास आज बहुत सारी रचनाएं हैं, कबीरदास, तुलसीदास, ये जो बाद के कवि आए। इसी प्रकार हमारे पास वेद हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेदांग हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, अर्थशास्त्र है कौटिल्य का। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें इतिहास बताने का काम करती हैं। कलहड़ की राज तरंगड़ी है, ऐसी बहुत सारी जो कवियों की जो कृतियां हैं वो लिखित रूप में हैं, वो बहुत सारे हमें इतिहास बताने की काम करती हैं, वो साहित्यिक स्रोत हैं। ऐसे ही क्या है पुरातात्विक स्रोत, इनके अंदर क्या है, जब हमारे जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविद हैं, वो खुदाई करते हैं, खुदाई के दौरान उनको बहुत सारी चीज़ें जैसे मूर्ति हैं, चित्रकला है, मंदिर हैं, इमारतें हैं, स्मारक हैं, अभिलेख हैं, बहुत सारी चीज़ें, मुद्राएं हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जब वहाँ मिलती हैं तो उनको ऐसा एक प्रतीत हो जाता है कि यहाँ का इतिहास कैसा रहा होगा,
इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं। विदेशी यात्री वृत्तांत, बहुत बार आपने सुना होगा और पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ विंसांग आया था, लीसी आया था, इत्सिंग आया था। ये सारे के सारे जो विदेशी यात्री हैं ये आए थे हमारे यहाँ पर, और यहाँ की जो शासन व्यवस्था, यहाँ पर कल्चर क्या था, यहाँ पर लोग कैसे रहते थे, यहाँ पर बाजार कैसे थे, यहाँ लोग व्यापार कैसे करते थे, इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने अपने वृत्तांत में लिखा है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे विदेशी यात्री तो यहाँ के जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पर पढ़ के गए हैं कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। इन सारी चीज़ों के जो वृत्तांत है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमें क्या देती हैं, एक तरह से एक नई चीज़ सोचने को देती हैं, हमारे इतिहास जानने के साधन देती हैं। शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे पुरातात्विक स्रोत से। यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, पुरातात्विक स्रोत। हमने पहले क्या बताया, हम क्या इसमें देखिए, सबसे पहले आप अभिलेख लिख लीजिए। अभिलेख, अभिलेख क्या है, अब हम पहले लिस्ट पूरी बना देते। स्मारक, स्मारक या इमारतें, इमारतें। तीसरा मुद्राएं। चौथा मुद्राएं के अलावा बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं, चित्रकला वगैरह वगैरह। पुरातत्व संबंधी जितनी भी अवशेष, इसमें हम लिख देते अवशेष, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, जिसमें जैसे जैसे चित्रकला है, मूर्तिकला है, या फिर कहीं गुफा लेख है, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर समाहित हो जाएंगी। बात करते हैं हम अभिलेख की। हमें अभिलेख से प्राचीन काल का, हम एक एक अभिलेख का पूरा हमने जो नोट्स में है ना, हर अभिलेख के बारे में भी दिया, कहाँ मिला है, उस पर क्या खास चीज है, इस सारा दे दिया। वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको क्या है, पूरी का पूरा कंटेंट उसमें मिल जाएगा। अभिलेख, अभिलेख के अंदर पहले क्या है, राजा लोगों के पास, हमारे जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, पहले उनके पास कोई सिस्टम तो था नहीं लिखने का, तो अपनी स्थिति में वो कारीगरों को जगह जगह अभिलेख लिखने के लिए आदेश देती थी। और उन अभिलेखों में उनकी विजय क्या थी, उनकी लोगों उनकी मतलब उनकी स्तुतियां लिखी जाती, उनकी विजय के बारे में लिखा जाता था, उनके राज्य में जनता का कैसा राग था वो लिखा जाता था, वो टैक्स कैसे लेते थे, उनका पूरा का पूरा क्या था, कैसे क्या था, वो सारी की सारी चीजें उनमें लिखी जाती थी। इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख का जरूर आपने लिखाना, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसको जरूर याद रखना। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन जरूर कर लेना, इंटरनेट से भी लिखा कर, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। और सबसे पहले इसी अभिलेख में हमें भारतवर्ष शब्द का मतलब, हमें शब्द सबसे पहले भारतवर्ष शब्द जो मिलता है वो इसी अभिलेख के अंदर मिलता है, हाथी गुम्फा खारवेल का जो लिखा हुआ अभिलेख है। ठीक है, और भी अभिलेख हैं, प्रयाग प्रशस्ति है, उसके बारे में भी आप थोड़ा का थोड़ा जरूर जानकारी ले लीजिए। अब बात कर रहे हैं हम स्मारक और इमारतों की। स्मारक और इमारतें हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्मारक में आप मंदिर ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम उस समय की सारी संस्कृति, पूजा पाठ का तौर तरीका क्या था, लोग कहाँ जाते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, दक्षिण के अंदर जो मंदिर बनते हैं वो उत्तर भारत से अलग होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। और उत्तर भारत के अंदर जो मंदिर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, खादर शैली। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि लोगों की अलग अलग इमारतें बनाने का तौर तरीका था। इसके अलावा इमारतों के अंदर हमें क्या मिलेगा, घर मिलेंगे और जगह जगह स्तूप वगैरह मिलेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पर एक स्तूप मिला तो हमने ये अंदाजा लगाया कि वहां पर पहले कभी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे होंगे। तो हमें इमारतों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी हम स्थिति को जान सकते हैं, वहाँ पर लोग कैसे घरों में रहते थे, स्नानागार वगैरह मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो हमें क्या अंदाज लगता है कि वहाँ के लोग अपने जो कल्चर के प्रति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थे, उनका कल्चर काफ़ी अच्छा था। तो ये सारा जो इतिहास है, हमें इतिहास जानने की साधन है। इसके अलावा हम बातों करते हैं मुद्राओं की। मुद्राएं बहुत आवश्यक रोल निभाती हैं इतिहास को जानने के लिए। मैक्सिमम राजा लोगों ने अपनी अपनी मुद्राएं चलाई और मुद्राओं के ऊपर अपने खुद के वो चित्रों को बनवाते थे, अपनी शैलियाँ लिखवाते थे। मुद्राओं से सिर्फ हमें उनकी क्या है, उनके बारे में मुद्राओं की, अब यहाँ पर एक नया पेज लेते हैं मुद्राओं के लिए। तो मुद्राओं से हमें क्या पता चलता था, मुद्राओं से हमें क्या पता चलता था, पहला उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। अब आप सोचेंगे कि आर्थिक स्थिति कैसे पता चल जाएगी। अगर एक ही प्रकार की मुद्राएं एक जगह पर ज़्यादा मात्रा मिलती हैं तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। लेकिन अगर इक्का दुक्का दो चार ही मुद्राएं जगह जगह मिलती हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ की आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी।
दूसरा, साम्राज्य का विस्तार भी पता चलता था। साम्राज्य विस्तार, अब आप सोचेंगे साम्राज्य विस्तार पता कैसे चलता था? अगर एक देश की मुद्रा ज्यादातर उन्हीं जो देश की जहां तक सीमा होती है वहां तक चल के जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के परिदृश्य में देखें तो भारत की मुद्रा क्या है, जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी, इधर साउथ में कहाँ में मिलेगी, केरल तमिलनाडु में मिलेगी, उधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह मिलेगी और गुजरात में मिलेगी। जैसे ही आप लाहौर की तरफ जाएंगे तो वहां पर दूसरी मुद्रा मिलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह साम्राज्य का विस्तार यहां तक था, यहां तक मुद्राएं आई थी। तीसरा, हम विदेशी व्यापार के बारे में भी जान सकते हैं। अगर एक प्रकार की मुद्राएं यहां पे भी मिलती हैं और वही मुद्राएं यहां पे भी मिलती हैं तो हम इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां से इसका एक व्यापार रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मालदीव के अंदर पुराने समय में जो कौड़ियां निकलती, समुद्र के अंदर सफेद सफेद पत्थर की तरह होता है, वो पहले रुपयों की तरह प्रयोग की जाती थी, मुद्राओं की तरह प्रयोग की जाती थी। लेकिन समय के साथ जब इतिहासकारों ने देखा तो वही कौड़ियां अफ्रीका के अंदर भी मिली, अफ्रीका महाद्वीप पर मिली। तो ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि मालदीव और अफ्रीका के बीच में एक हमेशा से व्यापार का संबंध रहा होगा। ये चीजें थोड़ी हैं, हमें इतिहास समझने के लिए मजबूर कर देती है। थोड़ा हमें इन चीजों को जरूर समझना चाहिए कि कैसे कहां से व्यापार की उत्पत्ति हुई, कैसे हमारे जो इतिहासकार हैं इतनी पुरानी पुरानी चीजों को कैसे पता कर लेते हैं, कैसे उनके साधन क्या हैं, कैसे जानते हैं। तो ये विदेशी व्यापार को भी पता करवाते थे। और भारत का व्यापार कहां, रोम तक था। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कुषाणों के समय, इनको हम आगे की यूनिट में पढ़ेंगे, कुषाण कुछ शासक थे, उनका वंश था। कुषाणों के समय सबसे ज्यादा शुद्ध सोने की मुद्राएं थी, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने की मुद्राएं थी। लेकिन गुप्त के समय सबसे ज्यादा मुद्राएं सोने की ढाली गई। तो गुप्त के समय पर सबसे ज्यादा, गुप्तों के समय, गुप्ता डायनेस्टीज को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये पता चला। इसके अलावा हमें बहुत सारी वहां के राजा वगैरह, उनका क्या क्या कैसे रुझान थे, ये सारी चीजें हमें बताती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समुद्रगुप्त, आपने कक्षा 7 में अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, समुद्रगुप्त सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुआ दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। ये तो यहां तक की स्थिति रही। बहुत सारी और चीजें हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मुद्राएं, अब हम बात करेंगे अवशेष की। अवशेष के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे चित्रकला है, ठीक है, मूर्तिकला है, और मृद भांड है, यानी कि मट्टी के बर्तन हैं, मृद भांड हैं, टूटे फूटे हथियार हैं, ठीक है। अवशेष एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमें इतिहास को समझने के लिए। चित्रकला के अंदर देखते हैं बहुत सारे राजा, अगर कहीं पर किसी साम्राज्य में चित्रकला की ज्यादा स्थिति मिलती तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग चित्रकला के प्रति एक विशेष प्रेम रखते थे। यहाँ का राजा चित्रकला के जो विद्वान थे उनको विशेष संरक्षण देता था। मूर्तिकला उससे भी ज्यादा विशेष रोल निभाती है। आपने कभी कभी सुना होगा कि मूर्तियां क्या होती हैं, पूजा करने की सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी स्थिति में रही हमेशा। अगर हम देखें तो सिंधु घाटी के अंदर एक नर्तकी की मूर्ति निकली है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के पहले जो शासक वगैरह रहे होंगे वो वहां पर अपने जो उनका साम्राज्य था वहां पर नाचने वाली नर्तकियों को रखते हों। इसके अलावा आपने देखा हुआ बहुत से मनुष्य के शरीर पर पशु का शरीर लगा है, पशु का सिर लगा है। तो इससे एक अंदाजा लगाते हैं इतिहासकार कि यहाँ पर लोग पशुओं के देवता के रूप में यह पूजते रहेंगे यहाँ पर। तो मूर्तियां बहुत कुछ रोल निभाती हैं। क्लास 10th की हिस्ट्री को आप दिखा के देखेंगे, क्लास 10th की हिस्ट्री एक चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। उसके अंदर एक गोवा के संग्रहालय में पहले ही पृष्ठ पर एक चित्र बना हुआ, गोवा के संग्रहालय में वहां पर एक नाव वगैरह बनी हुई है मूर्ति के अंदर। तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जो लोग थे वो समुद्र व्यापार भी करते थे या मछलियों को मारने का काम भी करते थे। तो मूर्तिकला हमें इतिहास को समझने के लिए एक विशेष रोल निभाती है। और कहाँ कहाँ पर कौन सी मूर्तियां निकली हैं ये सारी के सारी नोट्स के अंदर हमने दी हैं। मिट्टी के बर्तन, हमने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हम सिंधु घाटी सभ्यता को बेर बेर एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होने वाली है वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल को पढ़ेंगे, एंड लेटर वैदिक पीरियड यानी वैदिक के समय बाद के समय के उसको भी पढ़ेंगे। मिट्टी के बर्तन बहुत कुछ बताते हैं, कैसे यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था क्या रही होगी, मृद भांड इनको बोलते हैं। हथियार, हमें इससे ये पता चलता है कि उसके
करीबी दुश्मन कितने ज़्यादा थे, कि अगर ज़्यादा दुश्मन हुए तो ज़्यादा हथियार, वहाँ का शासक क्रूर था तो ज़्यादा हथियार। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इतिहास बताने के साधन हैं। ये सारी चीज़ें जो अवशेष मिलती हैं हमें बहुत कुछ बताती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं। ये तो था हमारा पुरातात्विक विधि के द्वारा हम क्या समझते हैं इसके बारे में। इसके बाद साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्री 2 मिनट का टॉपिक, इसको खत्म कर देंगे। साहित्यिक स्रोत थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। साहित्यिक स्रोत हमें इतिहास जानने का एक हम कह सकते हैं बहुत बड़े साधन है। साहित्यिक स्रोत, स्रोत यहाँ पर लिख लेना, स्रोत। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धार्मिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, इसमें वो साहित्य जो धर्म से संबंधित है। और दूसरा है लौकिक। लौकिक मतलब एक सामान्य, हम कह सकते हैं जन सामान्य के लिए जो साहित्य लिखा हुआ है उसको लौकिक साहित्य बोलते हैं। धार्मिक स्रोत के आधार हमें मालूम है हमारा जो समाज रहा है वो 2 प्रकार का रहा है, ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मणवादी। तो ब्राह्मणेतर, इसको वैदिक साहित्य है उसको हम ब्राह्मणवादी जो साहित्य बोलते हैं। और जो गैर ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर साहित्य बोलते हैं, ब्राह्मणेतर, राइटिंग खराब है लेकिन आप उसमें अच्छे से लिख लेना, लेटर वैदिक। वैदिक के बाद का जो हमारा वो है उसको हम लेटर वैदिक बोलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेदों से। वेद हमारे 4 हैं संख्या में, और वेदों का जो अर्थ है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब हम थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऋग्वेद, ऋक धातु से बना है, ऋक, और ऋक का अर्थ होता है छंदों या चरणों से युक्त मंत्र। ठीक है, तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना है और इसी में हमें गायत्री मंत्र भी मिलता है। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, वो बता दे रहा हूं। वेद पहले कहीं संकलित नहीं थे, वेद कहीं लिखे हुए नहीं थे। वेदों को पहले सुना जाता था और सुन के शिष्यों को जो सुन लेते हैं, कंठस्थ कर लेते थे, वो पढ़ लिख जाते थे और वही अपने शिष्यों को फिर बताते थे। ऐसी परंपरा चलती आ रही थी, इसीलिए उनको श्रुति श्रेणी में रखा गया है। तो वेद कैसे हैं? श्रुति श्रेणी में, ये आपको याद रखना है। तो गायत्री मंत्र भी किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। इसके बाद सामवेद आता है, यह साम शब्द से बना है। साम का मतलब होता है संगीत। इसमें पूरी की पूरी संगीत के बारे में चर्चा करी गई है, संगीत के बारे में ही सब कुछ बताया गया है। अब यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर्वेद है, यजुष शब्द से बना है, यजुष से। तो यजुष का मतलब होता है यज्ञ, यानी कि यज्ञ से संबंधित जितने भी कर्मकांड हैं उनके बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। अथर्ववेद, अब ये तीनों चीज देखिए कहाँ पूजा पाठ से संबंधित है, पूजा पाठ से यानी कर्मकांड से संबंधित है। ये परलोक की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। ये जो करते हैं ये अपने लोक की बात करते हैं। कौन से? अपने लोक की बात, जो मानव लोक है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सारी मानव की जो अथर्वी नाम के एक जो ऋषि थे उन्हीं के नाम पर ही अथर्ववेद पड़ गया। तो मानव के बारे में जो जानकारी देते हैं, हमारा समाज कैसा था, समाज के बारे में जो सारी की सारी जानकारी है वो इसी के अंदर हम टुटका, टोना, वशीकरण, प्रेम, विवाह, ये सारी की सारी जो संबंध हैं उनके बारे में जो चर्चा करी गई वो अथर्ववेद के अंदर ही करी गई है। ये हमारी मोटी मोटी जो हमारा इतिहास के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने बताया, और इसी की थोड़ी जानकारी करनी जरूरी है। इससे ज़्यादा जानकारी करने की बिल्कुल भी कतई ज़रूरी नहीं। और पुराण वगैरह हैं जो भी हैं वो मैंने सारे नोट्स में दे दिए, उनको पढ़ लेना। एक चीज़ की और मैं बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणेतर यानी लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य के अंदर हम क्या देखते हैं? रामायण है और महाभारत है। पहले रामायण के अंदर मात्र 6000 श्लोक थे, जो बाद में फिर 12000 हो गए, और उसके बाद हो गए 24000। इसमें 7 कांड हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बालकांड इसमें बाद में जोड़ा गया। बालकांड पहले नहीं था, बालकांड बाद में जोड़ा गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के भगवान श्री राम की बाल लीलाओं के बारे में बात करी गई। अब बात कर रहे हैं महाभारत, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा था। मैं जल्दी बताता हूं लेकिन एकदम क्लियर शॉर्ट बताऊंगा। इसमें शुरू में पहले 8800 श्लोक भी थे, जब इसको क्या बोला जाता था? जय संहिता। अब देखिए नाम बदलते हुए महाभारत के नाम कैसे बदले, इसको बोला जाता था जय संहिता। इसके बाद इसमें श्लोक हो गए 24000। इसका फिर नाम पड़ गया भारत। भारत भारत
भारत याद रखना। इसके बाद 1,00,000 श्लोक हो गए, इसका उसके बाद नाम पड़ गया महाभारत। और संस्कृत में इसका एक प्रमुख नाम है सतसाहस्त्री संहिता। क्या नाम है? सतसाहस्त्री संहिता। यानी कि सतसाहस्त्री संहिता मतलब 1,000 श्लोकों वाली संहिता। इसका ऐसे करके नाम चेंज हमेशा 3 बार में 3 स्टेप में इनका नाम चेंज हुआ है। ये था लौकिक साहित्य के बारे में। अब विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में भी हल्की चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक है, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। विदेशी यात्री जब भी किसी दूसरे देश में जाते थे, चाहे वो भारत का किसी दूसरे देश में गया हो या फिर कोई चीन का, या फिर सिकंदर के समय पर कोई भी विदेशी यात्री भारत में आया हो, तो उसने उस समय के राजा कैसे थे, यहाँ की समाज व्यवस्था कैसी थी, बड़ व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इन सारी चीज़ों पर एक खाका तैयार किया और लिख कर ले गए। और मतलब एक पूरा का पूरा हम इतिहास उससे जान सकते हैं। सिकंदर के टाइम पर आया, सिकंदर के समय पर कई इतिहासकार यहाँ पर आए, यानी कि विदेशी यात्री यहाँ पर आए, तो उन्होंने लिखा उसमें क्या, सेंड्रोकोटस नाम के एक राजा का उल्लेख मिलता है, जो हमें इतिहासकारों ने जब पढ़ा तो उसको पता चला कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहा है। और उस समय की सारी व्यवस्था उसने पूरे अच्छे से व्याख्यान किया, लिखा है। मेगास्थनीज, डायमेकस, इन सारे के बारे में हमने नोट्स के अंदर देख रखा है। यहाँ पर पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और आप उतना पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, इसलिए मैंने नोट्स में दे दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में बताइए और मैं नोट्स भी दे दूंगा, उसमें आप पढ़ लीजिए जाकर। फायान आया था गुप्त टाइम पर, विक्रमादित्य के समय पर। इसके बाद एक बहुत इंपोर्टेंट आया था, वो ह्वेनसांग आए थे। हर्षवर्धन, जो कन्नौज के राजा हैं, हर्षवर्धन यानी हर्ष के समय पर आए थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण करी थी। तो इन्होंने भी पूरा का पूरा भारत के अंदर कैसी क्या व्यवस्था थी, समाज व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, इन सारे के बारे में अच्छे से चर्चा की और बताई है। तो ये था हमारा इतिहास जानने का साधन, कि हम अपने इतिहासों को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और पूरा का पूरा परिचय हमने प्राचीन इतिहास के बारे में दिया। थोड़ा आवाज़ें बाहर की जरूर रही होंगी वीडियो लेक्चर के दौरान, लेकिन मैंने सारा का सारा रियलिस्टिक कंटेंट दिया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो कैसा रहा ये हमारा, आप जरूर बताएं मैंने कैसा बताया आपको, और आपको कौन से नए टॉपिक की ज़रूरत है, आप एक कमेंट जरूर छोड़िए। इसी के साथ साथ थैंक यू।